Hello dear students, in this lecture we will discuss the isoquant curve. We have already started the series of production function. Under production function we have already taken the short run production function and the laws of variable proportions. यानी उनको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब बारी आती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की. अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आइसोक्वांट कर्व क्या है, क्योंकि उस प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन वाले में जितने भी डायग्राम्स बनेंगे सो वो सब के सब आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से बनेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आइसोक्वांट कर्व, व्हाट दे आर, और उसी के साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट कर्व. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. सो आइसोक्वांट कर्व जो है वो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है उसी से मैच करता है. हम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे. आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से वी विल फाइंड आउट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. अभी तक इंडिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से खुद को सोच के उसको समझ रहे थे. नाउ वी ऑल आर प्रोड्यूसर्स. प्रोडक्शन फंक्शन से हमें क्या सोचना स्टार्ट कर देना है कि हम सबके सब प्रोड्यूसर्स है. वी ऑल आर सेलर्स. हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं या हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं. इन एनी ऑफ द केस वी आर सेलर, वेदर वी आर प्रोड्यूसर्स और द सेलर. हम कुछ बना रहे हो चाहे बेच रहे हो, हम सेलर ही माने जाएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर. तो सेलर के एंगल से हमको अब ये पूरी थियोरी समझनी होगी. तो प्रोडक्शन फंक्शन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं आइसोक्वांट कर्व की. आइसोक्वांट कर्व दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब हमने क्योंकि पहले ही अज्यूम कर लिया था प्रोडक्शन फंक्शन के लेक्चर में कि हियर वी आर एज्यूमिंग दैट अ प्रोड्यूसर इज यूजिंग ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रियल लाइफ में तो ही यूजेज एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बहुत सारे एफओपीज या इनपुट्स वो यूज़ करके कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर एज्यूमिंग वो सिर्फ और सिर्फ लेबर और कैपिटल को ही यूज़ कर रहा है अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. ये हम अज्यूम कर रहे हैं. सो आइसोक्वांट कर्व लेबर और कैपिटल के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिसके हर कॉम्बिनेशन पे एक प्रोड्यूसर को इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है. सो इट शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट टू अ प्रोड्यूसर. यानी प्रोड्यूसर को बोला गया कि आप लेबर और कैपिटल के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ जिनके ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी जो पॉसिबल हो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ जो हर कॉम्बिनेशन हमको एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो प्रोडक्ट कर्व और द इक्वल प्रोडक्ट कर्व. प्रोडक्ट हियर मीन्स द प्रोडक्शन और द आउटपुट. सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक टेबल के साथ में. हम एजम्पशन क्या ले रहे हैं मैंने लिख दिया यहाँ पे. ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर इज यूजिंग लेबर एंड कैपिटल ओनली. द टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड गिवन. टेक्नोलॉजी एक दे रखी है और वो गिवन है, यानी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं और प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है. इन तीनों अजम्पशन के बेसिस पे आइए हम बात करते हैं आइसोक्वांट कर्व की. कैसे ड्रॉ होता है, डायग्राम कैसा रहता है. सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखे हैं लेबर के और कैपिटल के. मान लेते हैं कि पहला कॉम्बिनेशन हमारा प्रोड्यूसर जो है कुछ इस तरह से ले रहा है. उसने 1 यूनिट लेबर की ली एंड ही इज़ यूजिंग 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें आउटपुट मिल रहा है 100. अब उसी प्रोड्यूसर को कहा गया कि तुमको लेबर बढ़ाना है और इस तरह का कैपिटल लेबर का कॉम्बिनेशन रखना है कि आपको आउटपुट भी 100 मिले. तो उसने क्या किया, लेबर की 1 यूनिट बढ़ाई. तो ऑब्वियसली सेम लेवल ऑफ आउटपुट रखने के लिए ही हैज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल. तो उसने 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिड्यूस किया, यानी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 15 यूनिट्स ऑफ कैपिटल से उसको कितना आउटपुट मिल रहा है, अगेन 100 आउटपुट. फिर अगेन उसने अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया. नाउ ही इज इंक्रीजिंग द यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल को कम कर रहा है. यानी सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रखने के लिए एक फैक्टर को जब वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको दूसरे फैक्टर्स को कम करना पड़ेगा. ओनली इन दैट केस ही विल बी एबल टू अटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एट ईच कॉम्बिनेशन, राइट. अब एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज MRTSLK, जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है. इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में किया था MRSLK, MRSXY हम करते थे जहाँ पे प्रोड्यूस कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स
फॉर वाई आया था, यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसका मतलब ये है कि लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाने के लिए हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ही इज रेडी टू रिड्यूस और ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस। एक एक यूनिट को बढ़ा रहे, लेबर को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, यानी लेबर को बढ़ा रहा है, तो कैपिटल की कितनी क्वांटिटी को वो रिड्यूस कर रहा है एक एक लेबर को बढ़ाने के लिए, वो रेट होती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, द मीनिंग ऑफ विच इज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल दैट अ फर्म इज रेडी टू गिव अप और सेक्रीफाइस फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। आइए समझते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है ये। सबसे पहले लेबर की एक से दूसरी यूनिट यानी एडिशनल 1 यूनिट ली, तो वो कितनी कैपिटल को सेक्रीफाइस करे, 20 से उसने 15 कैपिटल कर दिया, यानी ही इज सेक्रीफाइसिंग 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। देन लेबर की सेकंड से थर्ड यूनिट जब उसने बढ़ाई तो इज रिड्यूसिंग नाउ ओनली 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। देन अगेन एक के लिए वो 3 यूनिट ऑफ कैपिटल रिड्यूस कर रहा है, फिर वो 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गिव अप कर रहा है, एंड लास्ट में वो यहाँ पे एक ही यूनिट, इस बार लेबर की एक यूनिट पे वो एक ही कैपिटल को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। अब क्योंकि इसको एक तरह से भी हम समझ सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा लेबर, यहाँ पे कैपिटल, यानी इस सीक्वेंस में एक प्रोड्यूसर चल रहा है, उसने क्या किया, लेबर की तो इक्वल क्वांटिटी को वो इंक्रीज कर रहा है, हर बार +1 कर रहा है, लेकिन जब एक यूनिट लेबर के लिए ही सेक्रीफाइसिंग -5 यानी 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, अगेन लेबर को +1 करने के लिए वो 4 यूनिट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करने को रेडी है, इस बार 3 को सेक्रीफाइस करने को रेडी है, देन इस बार वो 2 को, एंड सो ऑन। अब इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यही अरेंजमेंट जब वो करता है, यही सिस्टम से वो चलेगा, ओनली देन ही विल बी एबल टू अटेन द इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट एट ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। सो ऐसा क्यों हुआ, हम ये भी तो कर सकता था हमारा प्रोड्यूसर कि वो जब एक एक यूनिट लेबर को रिड्यूस कर रहा है तो एक एक यूनिट कैपिटल के भी रिड्यूस करे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो MRSTLK है वो हमेशा डिमिनिशिंग होता है, और इसके पीछे रीज़न यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सेसिवली यूज होने लगता है या कंटिन्यूस उसका इंक्रीमेंट होता जाता है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी यानी धीरे धीरे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लग जाएगी। तो जहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट लेबर की लगाई थी तो उस समय लेबर की इंपॉर्टेंस बहुत थी, लेबर की प्रोडक्टिविटी हाई थी, 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का कॉम्बिनेशन हम रख रहे थे। जैसे ही लेबर की एक यूनिट बढ़ाई, यानी अब जिस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है तो धीरे धीरे लेबर से मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी। तो 5 यूनिट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करेगा तब जाके उसको अगेन 100 का आउटपुट मिलेगा, और लेबर बढ़ाया नहीं, लेबर की प्रोडक्टिविटी और कम हो रही है, तो इस बार सेम आउटपुट को रखने के लिए इस बार वो 4 यूनिट ही कैपिटल की सेक्रीफाइस करने को रेडी है, क्योंकि अब कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ रिड्यूस हो रही है ऑब्वियस है कि उसकी प्रोडक्टिविटी या उसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, और जो चीज़ बढ़ रही है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इसी अरेंजमेंट से हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर। जो फैक्टर बढ़ रहा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उस प्रोडक्टिविटी को बराबर रखने के लिए अब वो कैपिटल की सेक्रीफाइस करने की यूनिट्स को भी धीरे धीरे कम करता जाएगा। तो इसी अगर वो प्रोड्यूसर यही अरेंजमेंट रखेगा लेबर और कॉम्बिनेशन, लेबर और कैपिटल का, ओनली देन ही विल बी एबल टू अटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एट एवरी कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमें कहा क्या गया है, आइसोक्वांट कर्व दोनों के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे। अब इसी को हम डायग्राम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं MRTSLK का एक फॉर्मूला भी यहाँ लिख देती हूँ। MRTSLK is nothing but the change in capital upon change in labor. So this is the formula to calculate the marginal rate of technical substitution. अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम और देखें अच्छे से समझेंगे कि आइसोक्वांट कर्व है क्या। So on x-axis I am taking the units of labor, on y-axis I am taking the units of capital. Yes, this is 1, 2, 3, 4, 5.
Hariankam 6 यूनिट्स ऑफ लेबर। अब अगर बात करें डायग्राम की, तो 1 यूनिट ऑफ लेबर पे वो कितनी कैपिटल ले रहा था? 20 कैपिटल। सो हियर देन 15, उसके बाद 11, देन 9। आप इसको अगर स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा डायग्राम, पर ठीक है, आपको एक आइडिया हो सकता है यहाँ पे। 7, देन 6। IQ कर्व हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि 100 का आउटपुट दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E, N, all these combination of labor and capital are giving a producer 100 units of output. So चाहे वो आंख बंद करके कोई भी कॉम्बिनेशन को पिक कर ले, इनमें से सारे के सारे कॉम्बिनेशन उसको 100 का आउटपुट देंगे, यानी उसके आउटपुट लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई वी कॉल इट एज आइसो प्रोडक्ट। आइसो स्टैंड्स फॉर इक्वल और द इक्वल प्रोडक्ट कर्व और द इक्वल आउटपुट कर्व। आई होप you all understand this concept. So that is why we call it iso product curve or the equal product curve. Iso stands for equal. So ये जो IQ curve है वो downward sloping होता है। इसके characteristics को भी discuss कर लेते हैं। So first characteristic तो इसका यही बन जाएगा that IQ curve is downward sloping, always downward sloping. The second characteristic become, ये कभी भी increasing नहीं होंगे। increasing का मतलब तो ये हो गया लेबर और कैपिटल दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर दोनों ही बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा आउटपुट बढ़ेगा ना कि कम होगा। देन हायर द लेवल ऑफ एन IQ कर्व, हायर द level of an IQ curve, higher the level of output it shows. अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। ये कह रहे हैं कि एक IQ कर्व का लेवल जितना हाई होगा वो उतने ही ज़्यादा आउटपुट लेवल को शो करेगा। तो इसको एक बार मैं रब करती हूँ और एक सिंपल डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं। दिस इज IQ। अब ये कह रहे हैं कि जितना ऊंचा IQ कर्व का लेवल होगा, IQ1, IQ2, IQ3, 100 का आउटपुट दे रहा है, ये 200 का, ये 300 का। दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ IQ कर्व, कि जितना ऊंचा IQ कर्व होगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट लेवल को वो शो करेगा। इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सबके सब 100 का आउटपुट दे रहे हैं। IQ2 पे जितने भी कॉम्बिनेशन बने वो सबके सब 200 का आउटपुट दे रहे हैं। 3 पे जितने बन रहे हैं वो 300 का दे रहे हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि हम जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों में से क्वांटिटीज़ जो है लेबर और कैपिटल की बढ़ती जाएगी, तो वो ज़्यादा आउटपुट देंगे, और ऊपर जाएंगे और क्वांटिटी बढ़ेगी, 300 का आउटपुट देंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड फीचर ऑफ IQ कर्व। लेट अस टेक द अनदर कैरेक्टरिस्टिक। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज 2 IQ कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 IQ curves never intersect each other. 2 IQ कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। इसको रब करके इसी को यहीं समझते हैं। सपोज मैंने ये एक IQ कर्व बनाया IQ1, ये दूसरा बनाया IQ2। IQ1 पे मान लेते हैं 100 का आउटपुट मिल रहा है, IQ2 पे 200 का आउटपुट मिल रहा है। ऐसा होगा क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक IQ कर्व तो हर लेवल पे 100 का आउटपुट देगा, दूसरा वाला हर लेवल पे 200 का। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऊंचा IQ कर्व है 100 दे रहा है, यहाँ पे ये उससे नीचे है 200 दे रहा है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रही। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 IQ कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज IQ curves are always convex to the origin.
कॉन्वेक्स होंगे, कभी भी कॉनकेव नहीं होंगे। देयर आर टू शेप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, जो कि आपने साइंस में भी पढ़े होंगे। इधर इसको देखते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स शेप एंड दिस इज अ कॉनकेव। अब ये कह रहा है कि आई क्यू कर्व हमेशा कॉन्वेक्स ही होते हैं, इस तरह से कभी नहीं होंगे। दोनों है तो डाउनवर्ड, क्योंकि हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे जस्टिफाई रहा है, वो था डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट अगेन ये कह रहे हैं कि डाउनवर्ड तो होगा बट वो कॉन्वेक्स भी होना ज़रूरी है। कॉन्वेक्स की शेप ये है। अब कॉन्वेक्स आने का रीज़न क्या है? वो रीज़न है डिमिनिशिंग MRTS LK, यानी 5 4 3 2 1, जो कैपिटल को गिव अप कर रहा है वो डिमिनिशिंग रेट में गिव अप करेगा। अगर ऐसा होगा तो वो कॉन्वेक्स शेप ही आएगी, और ऐसा तो होगा ही। जब भी लेबर को बढ़ाया जाएगा तो कैपिटल को गिव अप या सेक्रीफाइस करने की यूनिट धीरे धीरे कम होगी। अगर इसका ऑपोजिट होता कि जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहा है वो कैपिटल को कम कर रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से अगर कम करता है, पहले एक कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, फिर 2 कैपिटल रिड्यूस कर रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अगर इस तरह से वो करता है तो कॉनकेव शेप आती है। आप चाहे तो बना के देख सकते हो ये चीज़ें। टेबल में आप यही डेटा ड्रॉ बनाओ और उसके बाद डेटा लेके, मेजरमेंट लेके दोनों तरह से ग्राफ बना के देखना। अगर आप इसको इंक्रीजिंग लेते हैं MRTS LK को तो वो कॉनकेव की शेप आएगी, अगर डिमिनिशिंग लेते हैं तो कॉन्वेक्स की आएगी। और हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिमिनिशिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि लेबर कि जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा वैसे वैसे लेबर की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसीलिए वो हर बार कैपिटल को रिड्यूस करने की यूनिट्स को धीरे धीरे कम करता जाएगा। पहले 5 ही छोड़ने को तैयार था, फिर 4 यूनिट्स छोड़ने को रेडी है, फिर 3 यूनिट्स छोड़ने को रेडी है, एंड सो ऑन। तभी उसको 100 के बराबर आउटपुट मिलेगा। सो ये जो 4 फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक है IQ कर्व के, दे आर सेम एज इंडिफरेंस कर्व। तो बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बस डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हम गुड्स को लेते हैं, गुड X और Y को, यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स को लिया है, लेबर और कैपिटल को। हम बात करेंगे आइसो कॉस्ट लाइन की या बजट लाइन की। जैसे इंडिफरेंस कर्व में भी एक बजट लाइन होती है, इंडिफरेंस कर्व अलग होता है, यहाँ पे भी अब हम डिस्कस करेंगे आइसो कॉस्ट लाइन की। आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है? एक्चुअल में जब हमने आइसो क्वांट कर्व की बात की तो वहाँ पे हमने ऐसे कॉम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर ने बनाए जो उसको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट तो दे रहे हैं, और वो आंख बंद करके कोई भी कॉम्बिनेशन पिक करे उसको आउटपुट लेवल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन द थिंग इज़, सारे कॉम्बिनेशन को बाय करना या परचेज करना ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल हो, क्योंकि जब वो मार्केट में जाएगा लेबर को परचेज करने के लिए या कैपिटल को परचेज करने के लिए, तो दोनों की अलग अलग प्राइसेस रहती है। तो ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ दोज प्राइसेस एंड ही ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज बजट, कि उसका बजट कितना है, क्या वो इन सारे कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकते। तो आइसो कॉस्ट लाइन के हेल्प से हम वो सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेबर और कैपिटल के जो वाकई में एक प्रोड्यूसर परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अज्यूम किया है कि जो प्रोड्यूसर है उसका बजट है, यानी इनकम जो है 100 रुपये उसके पास है। हमने छोटे फिगर्स लिए हैं जस्ट हम सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि उसको समझ सकें अच्छे से। लेबर की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट ली है, प्राइस ऑफ कैपिटल इज 20 रुपीज़ पर यूनिट। सो दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट ऑफ अ प्रोड्यूसर। इसको हम बोलेंगे बजट कंस्ट्रेंट, ये उसकी लिमिट है। इस लिमिट में रहते हुए अब उसको कहा गया कि अब तुम कॉम्बिनेशन बनाओ लेबर और कैपिटल के जिनको तुम वाकई में परचेज कर सको। तो प्रोड्यूसर का आइए ठीक है देखते हैं। उसने पहला कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर वो सारे के सारे 100 रुपीज़ लेबर को बाय करने में लगा देता है, तो यानी 10 रुपीज़ की रेट है, तो वो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर ही ले पाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 यूनिट्स ऑफ लेबर ले पाएगा। अब जब वो सारे के सारा पैसा लेबर पे खर्च कर चुका है, यानी उसके पूरे 100 रुपीज़ लग गए हैं, तो कैपिटल कितना ले पाएगा? कुछ भी नहीं ले पाएगा। उसने ये पहला कॉम्बिनेशन बना के दिया। द सेकेंड कॉम्बिनेशन ही जब उसको कहा गया, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं एक कैपिटल तो मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो 1 यूनिट ऑफ कैपिटल उसने लिया, 20 रुपीज़ उसके लग गए हैं, क्योंकि कैपिटल का पर यूनिट प्राइस इज 20 रुपीज़। बचे कितने? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ से लेबर कितना ले पाएगा? वो 8 यूनिट्स। कितने लग गए? सारे के सारे 100 रुपीज़ लग गए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उसने कहा चलो ठीक है, इस बार कैपिटल को और बढ़ाते हैं, तो ही हैज़ टू रिड्यूस द लेबर। 6 यूनिट लेबर आएगा, कितना लगा? 100 लगा। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 3, 4 एंड 5, 4, 2 एंड 0। यानी अगर वो 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लेता है तो सारे के सारे 100 रुपीज़ उसके कैपिटल में ही लग जाएंगे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई 20,
तो वो 0 लेबर ले पाएगा। सो इस तरह के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन हमने बनाए A B C D E एंड F। तो ये 6 कॉम्बिनेशन उसने बनाए हैं कि हाँ इन कॉम्बिनेशन को वो परचेज कर सकता है। आइसोक्वांट कर्व में जो कॉम्बिनेशन देखे थे वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे थे, ये जो कॉम्बिनेशन है वो सेम लेवल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। टी स्टैंड्स फॉर टोटल एक्सपेंडिचर, उसका इतना एक्सपेंडिचर लग रहा है। 100 रुपये थे, सब में 100 रुपये लगा दिए। आइए ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के छोड़ा हुआ है, लेबर के लिए क्वांटिटीज़ लिख ली हमने, कैपिटल के लिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वो हाईएस्ट कैपिटल कितना ले पा रहा है, मैक्सिमम 5 मिनट्स ले पा रहा है, क्योंकि 100 रुपीज़ उसका बजट है, 20 रुपीज़ लेबर की प्राइस है। अगर वो 0 लेबर रखता है तो ही विल बी एबल टू परचेज 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और अगर वो 0 कैपिटल रखता है तो ही विल बी एबल टू परचेज 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो दोनों को हम मिला देते हैं और इसके बीच में जो भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे ये बन जाएंगे, A B C D वट एवर इज द कॉम्बिनेशन। सो ये हमारी बन गई आइसो कॉस्ट लाइन। इस पे कॉम्बिनेशन एक तो ये बना है 50 वाला, दैट इज कॉम्बिनेशन F, और एक ये बना है A। बाकी के बीच में सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो एक आइसो कॉस्ट लाइन या बजट लाइन ऑफ प्रोड्यूसर पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं B C D E, उन सब कॉम्बिनेशन पे एक प्रोड्यूसर का पूरा बजट लग रहा है, कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि उनको खरीद नहीं पा रहा, वो इन सब कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, वो इसके बजट के अंदर है। इसके अंदर अगर कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, सपोज कॉम्बिनेशन P कोई बना है या कॉम्बिनेशन Q बना है, वो दोनों के दोनों बजट लाइन के अंदर है, यानी इतना वो लेबर ले रहा है, इतना वो कैपिटल, या इतना लेबर इतना कैपिटल, ये भी कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ ना कुछ बचा भी रहा है, उसके सारे 100 रुपीज़ नहीं लगेंगे। ये चीज़ें आप ग्राफ पे बाकायदा करके देख सकते हो और इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो पर यूनिट प्राइस से इनकी क्वांटिटीज़ को, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, मान लो एक कॉम्बिनेशन, मैं कॉम्बिनेशन R यहाँ पे लिखती हूँ जो कि बजट लाइन के बाहर है, आइसो कॉस्ट लाइन के बाहर है। इसका मतलब ये प्रोड्यूसर के लिए कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि उसका बजट सिर्फ 100 है। अगर 100 में रहते हुए वो यही कॉम्बिनेशन ले सकता है, अगर इसको ये कॉम्बिनेशन लेना है तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा, जितना बजट हमारे प्रोड्यूसर के पास नहीं है। सो ये आइसो कॉस्ट लाइन के बाहर वाला एरिया हो गया आउट ऑफ बजट एरिया, और ये अंदर का एरिया जो है बजट एरिया, जिनको वो परचेज कर सकता है। इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सब पे पूरा बजट उसका लग रहा है, अंदर कॉम्बिनेशन बनेंगे हिनाई, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ बचा रहा है 100 में से। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसो कॉस्ट लाइन। तो हमने आइसो क्वांट कर्व को डिस्कस किया, आइसो कॉस्ट लाइन को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि क्या हो अगर प्रोड्यूसर का बजट 100 से 200 हो जाए, प्राइसेस लेबर और कैपिटल की वही है, लेकिन अगर उसका बजट बढ़ जाए, उसका पैसा बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इन दैट केस वो लेबर को भी बढ़ा पाएगा और वो कैपिटल को भी बढ़ा पाएगा। यानी कि अगर उसका बजट बढ़ जाता है, मैं इसको लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ, तो क्या होगा? एक पैरेलल लाइन शिफ्ट हो जाएगी आगे की ओर, यानी आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर उसका बजट 100 से 50 हो जाता है, तब भी एक लाइन पैरेलल शिफ्ट होगी, लेकिन इस बार डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। तो मान लो कि प्रोड्यूसर का बजट कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, और नई बजट लाइन आ जाएगी और बढ़ेगा, और ऊपर की साइड में बजट लाइन आती जाएगी या आइसो कॉस्ट लाइन आती जाएगी। यानी ये जो लाइंस आगे की ओर बढ़ रही है सारी की सारी, वो ये दिखाती है कि किस तरह से हमारा प्रोड्यूसर एक्सपेंड कर रहा है, किस तरह से वो बढ़ा जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन बजट ऑन द आइसो कॉस्ट लाइन। कि आइसो कॉस्ट लाइन पे बजट में चेंज होने से इस तरह से चेंजेस आते हैं। तो आई होप आपको आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आइसो क्वांट कर्व के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज जब भी हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल और अ फर्म और अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन और हिज प्रॉफिट बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि अपने लिमिटेड बजट से कंज्यूमर किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है, जबकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम ये देखेंगे कि अपने लिमिटेड बजट से, जो कि बजट कंस्ट्रेंट अभी हमने बनाया था, उसमें रहते हुए हाउ अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेज हिज आउटपुट। अपने कॉस्ट में रहते हुए या कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कब गेन करेगा, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स का लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव करना इज नोन एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। यानी कितना लेबर और कितना कैपिटल लगाएं कि वाकई में हमारे कम से कम बजट में हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएँ। सो दिस इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब 3 कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। वो तीनों कंडीशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द फर्स्ट कंडीशन इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट IQ curve should be tangent to isocost line. Second है at equilibrium point IQ slope of IQ curve should be equal to slope of isocost line। इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। थर्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट IQ curve is convex to the origin। राइट। सो ये 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे मिलेगा प्रोड्यूसर का जहाँ पे IQ कर्व जो है वो बजट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन के टेंजेंट है, टच कर रहा है। अच्छा, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझने की क्यों ज़रूरत है या किस तरह से इन तीनों कंडीशन से ही इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, तो इसमें हमें दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है। एक IQ कर्व यूज़ हो रहा है, एक आइसोकॉस्ट लाइन यूज हो रही है। IQ कर्व ने हमें वो कॉम्बिनेशन बताए जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं और बजट लाइन ने वो कॉम्बिनेशन बताए जो कि वाकई में प्रोड्यूसर परचेज कर सकता है। यानी अब दोनों को तो मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि आंख बंद करके कोई भी कॉम्बिनेशन पिक करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने बजट लाइन को भी डिस्कस किया, तो पहली कंडीशन ये बन गई। सेकंड कंडीशन है कि दोनों लाइंस का, दैट इज IQ कर्व एंड आइसोकॉस्ट लाइन, दोनों का स्लोप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। अब स्लोप की जब बात करें तो IQ कर्व का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ IQ कर्व इज नथिंग बट दी MRTSLK जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी IQ कर्व इस तरह से बनेगा, थोड़ा ऐसा बनेगा, यूं बनेगा, यूं जाएगा, ऐसा जाएगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है कि MRTSLK कैसा है, यानी कैपिटल जो कम हो रही है उसका कम होने की रेट कैसी है, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज डेल्टा K अपॉन डेल्टा L, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। अब वो कह रहे हैं IQ कर्व का स्लोप जो है वो आइसोकॉस्ट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो आइसोकॉस्ट लाइन का स्लोप कैलकुलेट होता है प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल से। यानी अगर इस तरह से इक्विलिब्रियम इस तरह से किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइंग हियर। थर्ड इज IQ कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे IQ कर्व आपका ऑरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को हम डायग्राम से समझेंगे। X एक्सिस पे आई एम टेकिंग यूनिट्स ऑफ लेबर, ऑन Y एक्सिस आई एम टेकिंग द यूनिट्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ
एक बजट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन LM, सपोज LM इज द आइसो कॉस्ट लाइन. नाउ आई विल बी नीडिंग एन IQ कर्व. एक IQ1 बनाया हमने. दिस इज 1, 2 एंड 3. सपोज मैंने यहाँ पे 3 IQ कर्व ड्रॉ किए हैं. फर्स्ट पे 100 के बराबर आउटपुट मिल रहा है, सेकंड पे 200 और थर्ड पे आई एम गेटिंग आउटपुट इक्वल टू 300 यूनिट्स. बिकॉज हमारा यहाँ पे एजम्पशन क्या था, हमारा फीचर क्या था कि हायर द लेवल ऑफ एन IQ कर्व, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट इट शोज. सो ये तीनों IQ कर्व मैंने यहाँ ड्रॉ किए. अब हमें पता लगाना है कि इसमें से इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा. तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स भी लगा लेते हैं यहाँ. सपोज दिस इज पॉइंट E, पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट C. ये 4 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं. चारों में से देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहे हैं. सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट कंडीशन तो पॉइंट E पे ही सेटिस्फाई हो रही है. वो कह रही है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे IQ कर्व जो है शुड बी टेंजेंट टू दी बजट लाइन. ये हमारा बजट लाइन है, ये आइसो कॉस्ट लाइन है. दिस इज IQ कर्व, इस पॉइंट पे टच हो रहा है. फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइंग एट दिस पॉइंट. द सेकंड कंडीशन इज दोनों का स्लोप जो है वो बराबर होना चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी कर्व किसी एक पॉइंट से होके निकलते तो उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे तो इनका स्लोप वैसे ही बराबर होगा. बाकी आगे जाके इसका स्लोप चेंज हो गया, ये स्लोप चेंज हो गया, तो जहाँ पे भी वो टच करेंगे तो उनका स्लोप आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं. तो इसका स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बराबर ही मिलेगा. सो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट IQ कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये कॉन्वेक्स भी है. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो दिस इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब आइए देखते हैं कि बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं उन पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मिल रहा है. पहली चीज़ तो ये कि OL क्वांटिटी ऑफ लेबर और OQ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल लेके उसको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा. अब क्यों मैक्सिमम आउटपुट इन पॉइंट्स पे नहीं मिल रहा है उसको देखते हैं. A पॉइंट, B पॉइंट और E पॉइंट तीनों का अगर गौर से देखें तो तीनों के तीनों सेम बजट लाइन पे या सेम आइसो कॉस्ट लाइन पे है. यानी ये भी कॉम्बिनेशन वो परचेज कर सकता है प्रोड्यूसर, ये भी परचेज कर सकता है और ये भी परचेज कर सकता है. तीनों में उसके 100 रुपीज़ लगेंगे. लेकिन A और B कॉम्बिनेशन में यानी पैसा बराबर लगा रहा है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन वो लेता है तो उसको सिर्फ 100 के बराबर आउटपुट ही मिलेगा. जबकि यहाँ पे भी वो 100 लगा के E कॉम्बिनेशन पे वो आउटपुट कितना अचीव कर पा रहा है, 200 यूनिट्स के बराबर. तो ऑब्वियस सी बात है ही विल बी चूजिंग दिस कॉम्बिनेशन ओवर दीज 2 कॉम्बिनेशन. अब बात करते हैं कि अगले पॉइंट की, जो पॉइंट C है वहाँ पे उसको आउटपुट तो 300 यूनिट्स मिल रहा है, लेकिन ये पॉइंट उसके बजट से बाहर है क्योंकि ये पॉइंट इस आइसो कॉस्ट लाइन से ऊपर है. और मैंने अभी आपको पहले बताया था आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो अचीवेबल कॉम्बिनेशन है. बाहर का एरिया अनअटेनेबल एरिया है, वो ये अचीव ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका उतना बजट नहीं है. इसीलिए हम कहते हैं कि अपने दिए हुए बजट में मैक्सिमम आउटपुट तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अचीव कर सकता है. सो दिस E पॉइंट इज नोन एज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल का, दिस विल बी नोन एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.